हाय गाइस, वेलकम टू ICSE थॉट वेल बाय अनअकैडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी वन शॉट सीरीज के साथ विद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का थर्ड चैप्टर विच इज़ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इसको बेस्ट तरीके से समझना है तो पहले दो चैप्टर्स यानी वर्ल्ड वॉर 1 और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स, उसका रैपिड रिविजन वीडियो हमारे इस चैनल पे आ चुका है। आपने बहुत लोगों ने तो देख भी लिया होगा, अगर नहीं देखा तो पहले जाके वो रिवाइज कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है अच्छे से, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चंस एंड आपके सिलेबस के हिसाब से, राइट, विच इज़ कि हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके कॉजेस अच्छे से एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि क्या क्या हुआ एट द एंड ऑफ द वॉर, और कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे एट द एंड। ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी स्टार्टिंग दिस वन शॉट सीरीज फॉर यू गाइज एंड आई होप you guys also respond with equal enthusiasm and equal hunger for learning। अब बिना कोई और टाइम वेस्ट किए let's start the chapter। तो वर्ल्ड वॉर 2 आखिर था क्या? बेसिकली हमने जो वर्ल्ड वॉर 1 देखा था 1914 टू 1919, फिर देखा कि उसके ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद किस तरह से हिटलर और मुसोलिनी की डिक्टेटरशिप का राइज हुआ, और फिर हम आ जाते हैं 1939 टू 1945। ये आपके वर्ल्ड वॉर 2 का टाइमलाइन है। यस, इसमें कुछ कुछ डेट्स याद रखनी ज़रूरी है, वो जो इस लाइन में मेंशन्ड है बेटा वो आप नोट करते जाना। अगर आप नोट्स साथ साथ बनाओगे तो मैं कहूँगी कि बेटर है, अगर बन चुके हैं तो प्लीज़ टैली करते जाना, बिकॉज इन दी स्लाइड्स आई हैव आल्सो इंक्लूडेड वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपके आंसर में होने चाहिए। ठीक है, हम समझेंगे अपने वर्ड्स में, क्योंकि वो अपने लैंग्वेज में, अपने मदर टंग में एक स्टोरी की तरह समझना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है व्हाइल यू स्टडी हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब आप आंसर्स लिखते हैं तब आपको कीवर्ड्स इंक्लूड करना ज़रूरी है। आप उसको अपने वर्ड्स में लिखोगे तो आधा आधा एक एक मार्क कट जाएगा, अननेसेसरली कटेगा। ठीक है, तो हम इसमें कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, आप अपने नोट्स में उसको लिखते जाना, एज ऑल्सो डेट्स भी। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 आखिर क्या था, मतलब 1939 से 1945 यानी इन 6 सालों में हाउ डिड इट मैनेज टू बिकम द डेडलीस्ट वॉर इन ह्यूमन हिस्ट्री। कैसे ये इतनी बड़ी स्केल पे वॉर हुआ, कैसे जो भी मेजर पावर्स थी वो कैसे इन्वॉल्व होती गई धीरे धीरे धीरे, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह, कैसे लास्ट चिंगारी लगती है और ये पूरा वर्ल्ड वॉर एक स्टार्ट हो जाता है। इनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या आती है? सो मेनी लाइव्स वर लॉस्ट, सो मेनी कंट्रीज एंड सिटीज वर डिस्ट्रॉयड। आज भी हम इसके इफेक्ट्स देखते हैं, आज भी इसका आफ्टरमैथ फील होता है व्हेन वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग 100 years ऑफ दिस वॉर। ठीक है, तो ये है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स। लास्ट ईयर के BYQ में भी अगर आप चेक करोगे, आपके आइटम बैंक कॉम्पिटेंसी को उसमें चेक करोगे, इस चैप्टर से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसको एक स्टोरी की तरह समझना, और जैसे जैसे मैं बताऊँ ना, विजुअलाइज करना कि उस टाइम पे वर्ल्ड किस तरह से इवेंट्स हो रहे होंगे। विजुअलाइजेशन इन हिस्ट्री विल हेल्प यू रिमेंबर इट लाइक नथिंग एल्स। ठीक है, ऑल राइट। अब देखते हैं कि कॉजेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 क्या क्या थे, मेन कॉजेज। अब देखो यहाँ पे मैंने 5 लिखे हैं, आप 5 देख रहे हो। ट्रीटी ऑफ वर्साई है, राइज ऑफ फैशिज्म एंड नाजिज्म जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, जापान्स इन्वेजन ऑफ चाइना एंड फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। इसको मैं ऑब्वियसली इन डेप्थ बताने वाली हूँ, लेकिन इसमें मैंने 6th पॉइंट नहीं लिखा, एक और कॉज था, वो आप जैसे जैसे देख रहे हो इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में लिखो। अगर आपको पता है जो एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है उसको आप कमेंट्स में अभी जाके लिख दो। लेट्स सी कि किसको कितना ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो इनको चलो हम डेप्थ में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट कॉज है ट्रीटी ऑफ वर्साई, डिससैटिस्फैक्शन। अब डिससैटिस्फैक्शन किसको था? जर्मनी को था। अब हमने देखा वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, जर्मनी को बहुत ही मतलब जुल्म किए गए थे ट्रीटी ऑफ वर्साई के नाम पे। उनकी मिलिट्री आपको याद हो, इट वाज लिमिटेड टू 1 लाख सोल्जर्स। उनको बोला गया था कि सबमरीन्स बैन हो जाएगी, एयर फोर्स आपकी कोई होगी ही नहीं, मतलब मिलिट्री अपनी बिल्कुल इतनी कम कर दी। इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाए थे, याद है आपको, $33 बिलियन उस टाइम पे, और वो इतने ज़्यादा थे कि 2010 में जर्मनी ने फाइनल उसका पेमेंट किया था। वो 2010 तक, मतलब आज के ज़माने में भी इतने ज़्यादा पैसे हैं, वो इतना बड़ा फाइन। तो इकोनॉमी ख़त्म कर दी, मिलिट्री ख़त्म कर दी थी, सोशली इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उनकी टेरिटरीज ले ली थी, तो बहुत ही जुल्म हुए थे। राइट, अब ये होता है ना, किसी किसी पे हम बोलते भी हैं बहुत बार कि इतना भी मत दबाओ कि फिर वो डर ही ख़त्म हो जाए। तो जर्मनी के साथ क्या हुआ, हिटलर ने ये देखा कि वैसे ही बहुत नाखुश है लोग, बहुत ही ज़्यादा, दे आर वेरी वेरी अपसेट विद दिस ट्रीटी ऑफ वर्साई।
दूसरी चीज़, उन्होंने प्रोपेगेंडा भी यूज़ किया था। उन्होंने कहा था कि ज्यूज़ ने वर्ल्ड वॉर 1 में हमारे अगेंस्ट प्ले किया है। तो उनका जो पर्सनालिटी था वो इतना ज़्यादा वो पावरफुल होता गया बिकॉज ही वॉज एबल टू कैप्चर पीपल्स अटेंशन। तो हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उसको बहुत पॉपुलर सपोर्ट मिल रहा था, हिटलर के पास पावर आ गई थी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस एक नेशनलिस्ट अग्रेशन स्टार्ट किया, या फिर आप कह सकते हो अग्रेसिव नेशनलिज्म। उस वजह से क्या हुआ, देखो अब ये जो चीज़ें इसकी ये कीवर्ड्स है, हैवी रेपरेशंस, ये तो मैंने आपको बताया, इधर आप लिख भी सकते हो 33 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा, इनके टेरिटोरियल लॉसेस हुए थे, ये याद ही आपको, जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि पोलैंड को बेनिफिट हो सके। अब इसका आगे पोलैंड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कोर्स प्ले करता है। एंड उनकी मिलिट्री पावर रिड्यूस कर दी गई थी। अब जो कीवर्ड है ये याद रखो, रिवेंज ऑफ बिटरनेस। अब इंग्लैंड और फ्रांस ने, उनके ही एनिमी थे उस टाइम पे जर्मनी, उन्होंने आउट ऑफ रिवेंज ही किया था कि जर्मनी इतना पावरफुल कैसे हो रहा है, इस देश को खत्म करने के लिए जो जो भी पॉसिबल है ऐसी ट्रीटी बनाते हैं, ठीक है। अब वही रिवेंज की भावना कहाँ आती है, जर्मनी में। तो जर्मनी ऑल्सो प्लान्स की तुम लोगों ने बहुत दबा दिया, अब हम बदला लेंगे, अब हमारा टाइम आएगा। तो यही रिवेंज ऑफ बिटरनेस वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बन जाता है। अब आ जाते हैं नेशनलिस्ट रीसर्जेंस, हम क्या कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हिटलर की जो स्पीचेस थी इतनी पावरफुल थी, उनकी पर्सनालिटी इतनी करिज्मेटिक थी, वो दूसरों की जो जर्मन्स की दुखती रग को पहचान गए थे। तो वो क्या करते हैं, मैनेजेस टू कैप्चर द फीलिंग्स ऑफ पीपल बट ऑल्सो नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो होती है, देश प्रेम की भावना जो होती है वो जगा देते थे। लेकिन ये देश प्रेम वो वाला देश प्रेम नहीं है जो हम इंडिया के लिए फील करते हैं या हम पॉजिटिव वे में बोलते हैं। दिस इज अग्रेसिव नेशनलिज्म, जो एक नेगेटिव कोनोटेशन में बोला जाता है, यानी हमारे देश के लिए तो प्यार होगा लेकिन दूसरे देश के एक्सपेंस पे होगा, यानी दूसरे देश के लिए हेट्रेड होगी, उनको नीचा दिखाने की एक भावना होगी, उनके लिए डिस्ट्रक्शन की भावना होगी, उनको कैप्चर करने की भावना होगी, ठीक है। तो ये होता है अग्रेसिव नेशनलिज्म। एंड ये जब नेशनलिज्म आता है ना, इट फ्यूल्स व्हाट, इट फ्यूल्स रीआर्मामेंट, यानी वापस हम इस तरह से अपनी आर्मी को धीरे 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 बनाते जाते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई में जितनी बेइज्जती जर्मनी की हुई थी, उस वजह से हिटलर ने अपनी आर्मी वापस बनानी स्टार्ट करी और जवाब देना यानी रिवेंज की भावना वापस बनती रही, एंड दैट gave rise to the World War II. So this satisfaction with Treaty of Versailles became one of the major causes for the Second World War. अब देखते हैं हमारा second cause, which is rise of fascism and Nazism. Again, it is in continuation with the first point. ये कौन है दोनों, मुसोलिनी है, ये हिटलर है। हम हिंदी में कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, तो इनका कुछ ऐसा ही सिचुएशन था, ये दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, ब्रोज, ठीक है। तो इनकी आइडियोलॉजीज बहुत मिलती थी, दोनों ने ही क्या किया, इनकी करिज्मेटिक पर्सनालिटी एक बनवा दी थी इन्होंने। प्रोपेगेंडा का यूज़ करते थे, जो लोगों की दुखती रग है उसका यूज़ करते थे, पावरफुल स्पीचेस देते थे ताकि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, पावर हाथ में आए, और धीरे धीरे इनके दोनों के मोटिव्स क्या थे, चलो ये देखते हैं। अब फैशिज्म क्या था, आइडियोलॉजी थी इटली में जो मुसोलिनी की वजह से आई थी। इटली एम्ब्रेस्ड फैशिज्म, रिवाइविंग द ओल्ड ग्लोरी ऑफ द रोमन एम्पायर। जो पुराना रोमन एम्पायर था वो उस टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स था इन द वर्ल्ड, उसकी ग्लोरी उनको वापस लानी थी। उसको मतलब वो था, इटली को भी उन्होंने स्पीचेस इसी तरह से देते थे, हमारी चीज़ों को हड़प लिया गया है, हमारे कल्चर को ख़राब करने की कोशिश करी गई है, हमें एक्सप्लॉइट किया गया है, सो वी विल रीगेन दैट ग्लोरी। कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा अपोज करते थे, उस तरह से भी लोगों को बोलते थे कि हम आपको कम्युनिज्म से बचाएंगे। ये सब चीज़ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, हम जस्ट ब्रशिंग अप अगेन। तो इस तरह से क्या, मुसोलिनी भी अपनी पर्सनालिटी का यूज़ करके, पावरफुल स्पीचेस का यूज़ करके, फैशिज्म अपनी आइडियोलॉजी जो थी उसका यूज़ करके धीरे 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 पॉपुलर सपोर्ट गेन करने लगे, एंड ही अटैक्ड एबिसिनिया। अब एबिसिनिया पे जब उन्होंने अटैक किया, इट इज़ फ्लाउटिंग द ट्रीटी ऑफ वर्साई एंड इट इज़ फ्लाउटिंग द रूल्स गिवन इन द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस क्या था, ऑर्गेनाइजेशन बना था वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में, जो बात करता था पीस एंड कोऑपरेशन के लिए इंटरनेशनली, राइट। इटली ने कहा मैं नहीं मानता इस चीज़ को, इटली ने कहा मैं ट्रीटी ऑफ वर्साई को भी नहीं मानता, लीग ऑफ नेशंस ने इस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। तो फिर मुसोलिनी के पास और भी पावर आ गई और उनको क्या हुआ, एक और इंसेंटिव मिल गया कि मैं और ये अटैक कर सकता हूँ। सेम थिंग वाज हैपनिंग इन हिटलर्स जर्मनी, यानी इनकी जो आइडियोलॉजी थी उनको हम कहते हैं नाजी आर्मी। इनफैक्ट नाजी पार्टी जो इन्होंने बनाई थी, इनकी एक नाजी आर्मी भी थी। वापस वही अग्रेसिव नेशनलिज्म से फ्यूल्ड
इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो भी कम्युनिज्म को अपोज करते थे। ही ऑल्सो स्टार्टेड रीआर्मामेंट, अगेन फ्लाउटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साई, अगेन फ्लाउटिंग लीग ऑफ नेशंस के जो क्लॉजेस थे उनको, फिर वापस कोई एक्शन नहीं होता। ही अनेक्सेस 1938 में ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया के भी कुछ कुछ टुकड़े कर देते हैं और उनको भी एनेक्स कर लेते हैं, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन लिया नहीं जाता। तो हिटलर और मुसोलिनी जो है वो आपस में ही हाथ मिला लेते हैं और इनके जो एक्सपांशनिस्ट गोल्स होते हैं, अब देखो ये आप इसी तरह से कीवर्ड्स इंक्लूड करोगे, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा है, वरना हम अपनी अपनी स्टोरी में भी लिख सकती थी, बट यू हैव टू इंक्लूड दिस। बहुत शॉर्ट में आपका ये एक टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के एक्सपांशनिस्ट गोल्स, एक्सपांशनिस्ट मतलब अपनी अपनी टेरिटरीज को और ज़्यादा बढ़ाना और दूसरी कंट्रीज़ की जो टेरिटरीज उनको एनेक्स करना, कैप्चर करना, ताकि हमको और भी रिसोर्सेज मिल पाए, हमारे पास हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो और बढ़ पाए, हमारे पास और पावर आ जाए। सो यू जस्ट वांट टू बिकम अ मोर पावरफुल नेशन, ये एक पावर की ही रेस होती है अल्टीमेटली, एंड इसमें ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। इटली ऑल्सो साइंस एंड एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट। अभी एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट यानी कॉमिंटर्न बेसिकली रशिया में जो कम्युनिज्म हो रहा था, हिटलर और मुसोलिनी दोनों ही इस चीज़ को अपोज करते थे। तो बेसिकली इटली जो है वो ये पैक्ट साइन करते हैं 1937 में, एंड जर्मनी के साथ एक 10 इयर्स की अलायंस का भी पैक्ट कर देते हैं कि भाई हम 10 साल तक एकदम भाई भाई बन के पूरी जो आगे की जो आसपास की कंट्रीज है, कॉलोनीज है, अपनी पावर को बढ़ाते जाएंगे। तो इनकी जो है ये एक तरह की अलायंस हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। अब देखो एक क्वेश्चन तो ये उठता है कि ये लोग इतनी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस ने कुछ नहीं किया, ट्रीटी ऑफ वर्साई तो ब्रिटेन और फ्रांस ने बनाई थी, इन लोगों को कुछ एक्शन लेना चाहिए था ना, व्हाई वर दे साइलेंट? That was because of the policy of appeasement that these two countries had adopted. Which countries? Britain and France. ठीक है। अब पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट क्या होता है? अपीजमेंट का मतलब समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक 5 साल का बच्चा है, बहुत शोर मचा रहा है, बहुत परेशान करके रखा है, 2-3 घंटे से आप उसको हर तरीके से समझाने की कोशिश करो, वो नहीं समझ रहा, जिद पकड़ ली है कि उसको आइसक्रीम खानी ही खानी है। तो आप क्या करते हो, यार अब बहुत परेशान कर दिया, चलो यू जस्ट गिव इन टू दैट जिद एंड आप उसको आइसक्रीम लेके दे देते हो। अब ये खराब है, आपको आप उसको नहीं दे रहे हो क्योंकि उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, राइट, लेकिन उसने मांगी है क्योंकि उसको चिप कराना है, आप उसको दे देते हो, ठीक है यार आइसक्रीम ही तो मांग रहा है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, रोज रोज तो नहीं मांग रहा है ना। तो यही चीज़ इन्होंने क्या करी, ब्रिटेन और फ्रांस ने करी, और इसी चीज़ को अपीजमेंट बोलते हैं। क्या होता है, कोई होस्टाइल डिमांड्स जो होती है, होस्टाइल मतलब ऐसी डिमांड जो हमको पसंद तो नहीं है, हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे होल हार्टेडली, लेकिन फिर भी करनी पड़ रही है, होस्टाइल डिमांड्स ऑफ एन एग्रेसिव नेशन टू गेन पीस, सिर्फ पीस के खातिर, शांत बैठे रहे उसके खातिर, कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके हिसाब से वो चला रहे हैं, उन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि पीस बना रहे। क्योंकि देखो ब्रिटेन और फ्रांस अगर इन्वॉल्व होते तो उनके भी रिसोर्सेज जाते हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ जाती है, ये सब चीज़ों में टाइम लगता है, पैसा लगता है, और उनको उस चीज़ में उस टाइम पे इन्वॉल्व नहीं होना था। ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत उन्होंने लॉसेस देखे थे, राइट। तो इस वजह से ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो हो रही है, एंड उस वजह से क्या हो रहा है, बोथ हिटलर एंड मुसोलिनी आर गेटिंग एन इंसेंटिव कि हाँ ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, कर लेते हैं चलो। दे आर ट्राइंग टू कैप्चर एंड कैप्चर एंड कैप्चर, जो भी इनकी जो मोटिव्स थे वो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम राइनलैंड रीमिलिटराइजेशन। उस टाइम पे राइन वैली को डीमिलिटराइज, यानी उनको जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साई में ये कहा गया था कि राइन वैली को आप अपने ट्रूप्स हटा लो, और ब्रिटेन और फ्रांस अपने ट्रूप्स को वहाँ पे लॉन्च करे थे, ठीक है। लेकिन धीरे 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 क्या किया, हिटलर ने बोला मैं राइन वैली पे वापस अपना कब्जा जमा दूँ, बिकॉज राइन वैली जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। सो जर्मनी रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड, अ डीमिलिटराइज्ड जोन। ये उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 से के बाद इस तरह से कर दिया गया था। एंड अगेन लाइक आई सेड, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो कर रहे थे, कह रहे थे भाई चुप रहे यार, ठीक है शांत रहेगा, करने दो, छोटी सी चीज़ है, तो उन्होंने चला लिया। दूसरी चीज़ जर्मनी ने क्या करी, इट वॉज अनेक्सिंग ऑस्ट्रिया, इट ऑल्सो ब्रोक अप चेकोस्लोवाकिया एंड कैप्चर्ड इट्स पार्ट्स। अब इधर भी ब्रिटेन और फ्रांस ने कुछ नहीं किया, उनको लगा कि छोटी सी चीज़ है, करने दो, इसी बहाने शांति रहेगी, अभी हम इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते हैं। उनको ये बिगर पिक्चर नहीं दिख रहा था उस टाइम पे कि ये छोटी छोटी चीज़ें दैट वी आर अलाउिंग दैट विल ओनली गिव द राइज टू वर्ल्ड वॉर 2, ये उस टाइम पे बिगर पिक्चर नहीं दिखता है, ठीक है। ये छोटे छोटे इवेंट्स ही होते हैं जो एक पूरी बाद में सिर्फ छोटी सी चिंगारी लगती है और वो बड़ा धमाका हो जाता है, बट उस टाइम पे
ब्रिटेन और फ्रांस ने ये ध्यान नहीं दिया बिकॉज दे वर अगेन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन ताकि आपके दिमाग में ये वर्ड्स घुसते रहे मीनिंग के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट ये क्यों, अच्छा दूसरा जो रीजन होता है ना, ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कर क्यों रहे थे, टू चेक कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो था ये सारे यूरोपियन कंट्रीज जो थी, चाहे ब्रिटेन फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो, ये सब इस चीज़ की जो ये आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, यानी रशिया में जो फॉलो हो रही थी, चाइना में जो फॉलो हो रही थी, उसके अगेंस्ट थे। उनको लगा कि ये जो कर रहे हैं ना, करने दो, क्योंकि ये वाली जो यूरोपियन कंट्रीज थी पावरफुल, ये भी इसके अगेंस्ट थी एंड जर्मनी और इटली भी इनके अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो ये जस्ट टू चेक दैट राइजिंग टाइड ऑफ कम्युनिज्म, जो वहाँ पे ना आ जाए लहर यूरोप तक, इनकी साइड तक, ठीक है, उस वजह से भी कहा कि चलो चलने दो, कुछ काम तो ये आ सकता है। सो दे वर ऑल्सो यूजिंग दीज टू कंट्रीज इन अ वे, ये कोई सोचा ही नहीं था कि ये इतने पावरफुल और इतने क्रेजी हो जाएंगे बाद में जाके। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे थर्ड कॉज पे। थर्ड मेन कॉज इज द जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना। अब देखो जापान जो था वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सुपर एम्बिशियस हो गया था, उसको भी चाहिए था, एक तो यहाँ पे इट इज़ इन द फार ईस्ट, यहाँ पे इतना ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड मैप पे। यहाँ पे ये बोला जाता है कि जापान जो है इतना ज़्यादा एम्बिशियस हो गया था कि उसको राजा बनना था फार ईस्ट का, यानी यहाँ की जितनी भी कंट्रीज है, पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे आइलैंड्स है, वो सब जापान को कैप्चर करने थे। अब यहाँ पे कुछ आइलैंड्स थे वो ब्रिटेन को बिलोंग करते थे, फ्रांस को बिलोंग करते थे। यहाँ पे एक टेरिटरी है, ठीक है, यहाँ पे एक टेरिटरी आप देख रहे हो मंचूरिया। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, जापान ने सबसे पहले क्या किया, इनकी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, यानी इनको ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को किस तरह से कॉन्कर करना था। फर्स्ट दे अटैक्ड मंचूरिया। मंचूरिया को कब किया, 1931। ईयर याद रखना, डेट नहीं, लेकिन ईयर याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ इस पॉइंट के अंदर अंदर आपको पूछा गया क्वेश्चन, सो 1931 बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट डेट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ जापान्स एक्सपेंशनिज्म, ठीक है। तो 1931 में ये जो मंचूरियन रीजन है इसको जापान कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। सो इन्वेड कर लेते हैं मंचूरिया को इन 1931। इससे क्या होता है, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और वो धीरे 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 बढ़ती जाती है। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है जापान की, क्योंकि एम्बिशंस इतने ज़्यादा होते हैं तो आपको चाहिए कि हम और करते हैं और करते हैं। यहाँ सक्सेसफुल हो गया, अब यहाँ और अंदर आते हैं। तो ये जो रीजन है ये तो चाइना के रीजन से, चाइना जो होता है यहाँ पे क्योंकि अनडिक्लेयर्ड वॉर स्टार्ट कर देता है चाइना के साथ, प्रोवोकेशन भी नहीं था, लेकिन क्योंकि टेरिटरीज चाहिए तो अब चाइना तो चुप तो नहीं बैठेगा। चाइना ट्राइज टू कंप्लेन टू द लीग ऑफ नेशंस, पर लीग ऑफ नेशंस जो है थोड़ा बहुत डांटता डपकारता है जापान को, लेकिन वो मानता नहीं है। तो चाइना और जापान के बीच में भी वॉर छिड़ जाती है, हालांकि इट इज़ लार्जली वन साइडेड। तो चाइना के पास एक ऑप्शन नहीं बचता है, चाइना गोज टू द लीग ऑफ नेशंस कि एटलीस्ट जापान पे सैंक्शंस डाल दो, इकोनॉमिक सैंक्शंस। अब इकोनॉमिक सैंक्शंस होते क्या है, कुछ तरह की रोकें होती है जिससे जापान की इकोनॉमी अफेक्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर रशिया जो है, रशिया अगर यहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दे जापान को, तो वहाँ इकोनॉमिक उसको लॉस होगा। या कोई रॉ मटेरियल जो जापान को चाहिए वो अगर एक्सपोर्ट करना बंद हो जाए कोई कंट्री, तो अगेन जापान को इकोनॉमिक लॉस होगा। जापान जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे अगर लीग ऑफ नेशन की जो मेंबर कंट्रीज़ है अगर कोई इस तरह की रोक टोक इंटरफेरेंस ला सकती है, तो जापान की इकोनॉमी हर्ट होगी और हो सकता है इससे वॉर में वो पीछे हट जाए। लेकिन क्या होता है, लीग जो है चाइना की अपील को बिल्कुल इग्नोर कर देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, तो इससे क्या होता है, देखो इग्नोर हो गई ना, लीग ऑफ नेशंस वैसे ही एक फेल होती जा रही है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो जापान को और इंसेंटिव मिल जाता है और भी ज़्यादा एम्बिशंस को फॉलो करने के लिए, परस्यू करने के लिए और टेरिटरीज को एनेक्स करने के लिए वो इटली और जर्मनी से हाथ मिला लेता है। एंड these three countries together form the Berlin Rome Tokyo axis, या फिर जिसको हम कहते हैं एक्सिस पावर्स। तो जापान along with Italy and Germany, जिसे मैं कभी कभी कहती हूँ जिग, जस्ट टू रिमेंबर, इस तरह से मैं लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलूंगी, इसलिए एक्सिस में कौन था, जिग। सो यू रिमेंबर जिग एक्सिस, बेसिकली द कंट्रीज इन द एक्सिस पावर्स। तो ये बर्लिन रोम टोक्यो, यानी बर्लिन जर्मनी, रोम इटली, टोक्यो जापान, दे फॉर्म एन एक्सिस पावर्स। उससे वो क्या होता है, इनकी पावर टुगेदर दे इंक्रीज द पावर, राइट। अब यहाँ 1933 में क्या करते हैं जापान, ब्रिटेन और फ्रांस की कुछ कुछ टेरिटरीज है चाइना में, ठीक है, यहाँ पे भी इनकी कॉलोनीज है। उस टाइम पे तब तक भी इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, चाइना में भी ब्रिटेन और फ्रांस की कॉलोनीज थी, ठीक है, ये दे वर ऑल कॉलोनियल पावर्स, राइट। इनकी जो टेरिटरीज थी वो जापान कॉन्कर कर लेता है।
फिर भी ये लोग चुप बैठते हैं, फिर भी ये लोग चुप बैठते हैं। देखो अब इन्हीं की जो टेरिटरीज है यहाँ पे इनको कब्जा मारा है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट चल रही है। इनका रीजन क्या था अपीजमेंट का? इनको क्या बेनिफिट हो रहा था ब्रिटेन और फ्रांस का? क्योंकि इनको चाइना एज एन ओवरऑल कम्युनिस्ट कंट्री, उसकी पावर को कम करनी थी, क्योंकि चाइना भी पावरफुल था उस टाइम पे, यहाँ पे भी मोनार्क था, ठीक है। इनकी पावर को वीकन करने के लिए उन्होंने बोला ठीक है जापान थोड़ा बहुत इस तरह से इंटरफेरेंस करे, करने दो, इसकी पावर कम हो जाएगी। तो इस वजह से ये दो कंट्रीज भी, ब्रिटेन और फ्रांस भी, जापान को अपीज करी थी। दे वर परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, विच इज वाई इन तीनों कंट्रीज को धीरे 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 शेयर मिलती है, एंड दैट इज वाई द वॉर बिकम्स इनएविटेबल। आपको पता चली जा, मतलब उस टाइम पे इतनी फोरसाइट नहीं होगी ब्रिटेन और फ्रांस के बाद कि इतनी पावरफुल इस तरह से ये बन जाएगी कंट्रीज और इतना ज़्यादा उद्यम मचा देगी कि वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ वर्ल्ड बढ़ रहा था। लेकिन ऐसा होता है, वो समझते नहीं है। तो लीग ऑफ नेशंस को इन तीनों ने बेसिकली बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया, सुननी ही नहीं है। ट्रीटी ऑफ वर्साइस जो जर्मनी ने था उसने तो बिल्कुल फाड़ के फेंक दी थी, हिटलर ने, नहीं सुनना है। तीनों ही अपने सेल्फिश एम्बिशंस को, पावर बढ़ाने की जो हंगर थी उसको फॉलो कर रहे थे, धीरे 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 कंट्रीज को एनेक्स कर रहे थे बाय डायरेक्टली यूजिंग द मिलिट्री पावर, वॉर्स वेज करके। इसी से हमको पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में लीग ऑफ नेशंस जो बना था उसका कोई मतलब, इट प्रूव टू बी एब्सोल्युटली फ्यूटाइल, कोई मतलब ही नहीं निकला। इट वाज मेड विद द इंटेंशन कि कोई कंट्री अगर इस तरह की वायलेंट एग्रेशन दिखाती है तो दूसरी कंट्रीज उस पर सैंक्शंस लगाएगी, जो हमने पहले डिस्कस किया है, रोक टोक करेगी, कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश होगी। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो किया, उस वजह से क्या होता है, लीग ऑफ नेशंस अंडरमाइन होता रहा। और उसी टाइम हमने ये भी तो देखा था कि यूएस ने तो लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन किया ही नहीं। रिमेंबर वुड्रो विल्सन जो उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे, राइट, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था टू क्रिएट दिस लीग ऑफ नेशंस। इसका लोगो वैसे याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन यूएस सेनेट जो थी, जो पीपल्स और दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उससे बनती है, उन्होंने बिल्कुल इनको मना कर दिया था कि आप लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन नहीं करेंगे, अमेरिका विल नॉट ज्वाइन लीग ऑफ नेशंस, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज भिड़ती है, भिड़ने दो, हमारी इकोनॉमी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, हम ऑलरेडी वी आर इमर्जिंग एज अ सुपर पावर, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस उस टाइम पे अमेरिका वैसे ही ज्वाइन नहीं करती, विच ऑलरेडी इज एन अंडरमाइनिंग फैक्टर इन द लीग ऑफ नेशंस के इमेज पे। ठीक है, इनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी जो मेंबर्स की एक विल होनी चाहिए, राइट, कि हाँ हम सारे मेंबर्स एक साथ मिलके सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। अगर कोई ख़राब इंसान है, कोई ख़राब कंट्री है जो बहुत ज़्यादा उद्यम मचा रही है, बिल्कुल मतलब लॉज को ब्रेक कर रही है, उस चीज़ को, वर्ल्ड पीस को अफेक्ट करिए, तो हम साथ मिलके उन पर एक्शन लेंगे। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि मेंबर स्टेट्स तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लगे, अपनी इकोनॉमीज को प्रोटेक्ट करने में लगे, तो कोई इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता, राइट। इसी वजह से लीग ऑफ नेशंस का क्या है, धीरे 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 अगेन लाइक आई सेड पावर अंडरमाइन होती जाती है। उसके बाद देखो धीरे धीरे क्या क्या ये कंट्रीज जो है आपस में ही भिड़ने लगती है। अब देखो कैसे करते हैं, लिथुएनिया जो है यहाँ पे, कहाँ पे देखेंगे, इस तरफ, ठीक है, ये दिख रहा है, ये छोटी सी कंट्री है, पोलैंड के जस्ट ऊपर है। पोलैंड क्या करता है, फ्रांस की हेल्प लेता है एंड इट कैप्चर्स पार्ट्स ऑफ लिथुएनिया। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 1919 में तो लीग ऑफ नेशंस बना है। आप सोचो कितना बड़ा मजाक बना दिया, बनते ही 1920 में इस तरह की चीज़ हो जाती है। डिसरिगार्ड, अल्टीमेट डिसरिगार्ड। चलो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इटली और ग्रीस के बीच में टेंशन शुरू हो जाती है, एक सॉर्ट ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाता है। उसमें भी लीग ऑफ नेशंस को अप्रोच किया जाता है, लेकिन कोई काम नहीं आता है। अल्टीमेटली क्या होता है, डायरेक्टली ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कंट्रीज को डायरेक्ट इंटरमीडियरी बनना पड़ता है। इंटरमीडियरी मतलब बीच में कॉन्वर्जेशन करने वाला मीडिएटर, शांति बनाए रखने वाला मीडिएटर, और डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन होता है इनका इटली के साथ कि भाई रुक जाओ, ऐसा मत करो, जो भी इनको चाहिए, उनकी सेल्फ इंटरेस्ट की बात थी वो उनको प्रोवाइड किया जाता है, एंड उस तरह से वॉर को एंड किया जाता है। ये मैटर सुलझाया जाता है 1923 में, राइट। अगेन वेरी वेरी रिसेंट इवेंट आफ्टर द फॉर्मेशन, राइट आफ्टर द फॉर्मेशन, लेकिन लीग की कोई मतलब, उसका कोई यूज ही नहीं आता। हमने देखा जापान की इन्वेजन जो मंचूरिया में वो करते हैं 1931 में होता है, उसमें भी लीग ऑफ नेशंस की बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है। डराया धमकाया जरूर था जापान को, लेकिन जापान ने माना ही नहीं था, राइट। एंड इटली कॉन्कर्ड इथियोपिया। अब यहाँ पे जो इटली है वो इथियोपिया को कॉन्कर करने की स्टार्ट करते हैं।
फिर भी लीग ऑफ नेशंस ने कुछ नहीं किया। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हम देखें जहाँ पे इट प्रूव टू बी फ्यूटाइल। इससे क्या होती है, इनकी इमेज डाउन होने लगती है। मेंबर स्टेट्स जो है वो अपने अपने आराम से जो भी उनको काम करने वो करते हैं, दे आर फ्लाउटिंग ऑल द रूल्स ओपनली। तो इनको लगता है कि अब इसका कोई यूज नहीं है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और मेंबर स्टेट्स का जो विल है टू सपोर्ट दिस लीग ऑफ नेशन टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स वो डाउन हो जाता है, क्योंकि पता चलता है ना इसका तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, मतलब कोई काम दिखता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, कोई मान ही नहीं रहा, तो हम क्या मतलब यहाँ पे बैठ के करेंगे, पार्टिसिपेशन ही कम हो जाता है। ऑल्सो इकोनॉमिक सैंक्शन जो हमने पहले सीखा है कि रोक टोक कोई लगानी है, कोई बैन करना है चीज़ों को, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अफेक्ट करना है, ताकि जो कंट्री जो है फ्लाउट कर रही है रूल्स को, बिल्कुल ही खत्म करिए लीग ऑफ नेशंस के चार्टर को, उसको पनिशमेंट दिया जाए, राइट। तो ये सैंक्शंस जो है, ये पनिशमेंट जो लीग दे रहा है उसका भी कोई मतलब नहीं होता अगेंस्ट अ डिटरमाइंड अग्रेसर, जिसने मन बना लिया है ना कि मैं इसको अटैक करूंगा, मुझे करना ही है, मुझे पावर चाहिए ही चाहिए, उसके लिए इकोनॉमिक सैंक्शंस भी कोई मतलब नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर इस कंट्री को मैंने कॉन्कर कर दिया, मेरे पास पावर आएगी, मेरे पास रिसोर्स आएगा, मेरी इकोनॉमी अपने आप अच्छी हो जाएगी, तो इनका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे आता है, कंट्रीज जो है वो अपने आप अलायंसेज अपने अंदर ही अंदर बनाने लगती है। देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस में पार्टिसिपेट करके कोई मतलब नहीं हो रहा है, ये सारे वॉर्स वैसे ही हो रहे हैं, तो क्या करती है, कोई भी दो पावरफुल कंट्रीज होगी वो अपना अलग से हटके हाथ मिला लेगी, जो कि अलाउड नहीं था, ठीक है। हमने लीग ऑफ नेशंस के चार्टर के रूल्स में पढ़ा है कि अलाउड नहीं है कि आप लीग से अलग हटके कहीं भी हाथ मिला लो, ट्रीटीज कर लो, कोई इस तरह के अलाउड ही नहीं थे, लेकिन ये लोग करने लगे, अगेन अंडरमाइनिंग देयर इमेज। और हम फाइनली क्या देखते हैं कि जिस चीज़ के लिए लीग बनी थी, यानी इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन, उस चीज़ का बिल्कुल ही मजाक बन के रह जाता है। इट इज़ नॉट फॉलोड एंड द लीग ऑफ नेशंस, बिकॉज अगेन वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ये तो पता ही है, इट प्रूव टू बी एन अटर फेलियर। इन चीज़ों को वो रोक ही नहीं पाई। अगर पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होती तो वो कर लेती, बट अगेन कंट्री आफ्टर कंट्री कंप्लीटली डिसरिगार्डेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि बिल्कुल ही फेलियर हो गया लीग ऑफ नेशंस का। तो मिलिट्री पावर, वापस जो आर्म्स रेस थी, रीआर्मामेंट, ये सारी जो कीवर्ड्स है उसको इसमें यूज़ कर लेना और इस लोगों को याद रखना, क्योंकि अगर इस लोगों को एग्जाम में आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया, इस लोगों को देखे कि दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रूव टू बी फ्यूटाइल, यानी वर्थलेस, यूजलेस टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 2, फिर आप उसको पॉइंट्स क्या क्या लिखोगे, तो पॉइंट्स तो ये रहे। और यू विल स्टार्ट विद द यूएस फर्स्टली, कि यूएस ने पहले ही ज्वाइन नहीं किया, फिर 1920 में, यानी ऑर्गेनाइजेशन बनते ही 1920, 23, 31, इस तरह से डेट्स को याद रख लेना, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, एंड इकोनॉमी की क्या क्या इनके सैंक्शन से वो प्रूव यूज, और ये वर्ड जरूर यूज करना, ठीक है, डिटरमाइंड अग्रेसर, ये अपने नोट्स में अभी लिख लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आ जाएगा ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे फाइनल कॉज से, यानी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, एक पटाखों की पूरी ढेर पड़ी होती है और चिंगारी जो लगती है जिससे पूरा ब्लास्ट होता है, ये चिंगारी थी इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय हिटलर्स जर्मनी। ये इमीडिएट कॉज था ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, जिससे धीरे 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 सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होने लगती है, मेजर सुपर पावर्स इन्वॉल्व हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब पोलैंड का हम समझते हैं पहले, तो इनका जो ये रूट है वो क्या है। चलो, पोलैंड कहाँ है, इधर है, जर्मनी कहाँ है, इधर है। अब सितंबर 1939 में हिटलर क्यों इन्वेड करते हैं पोलैंड को, उनके रीजन से को सबसे पहला रीजन, कोई भी हम जर्मनी रिलेटेड पढ़ते तो सबसे पहला रीजन क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्साई। कभी कभी लगता है ये ट्रीटी क्यों ही आई, मतलब अगर इतना जुल्म नहीं करते ना जर्मनी पे, थोड़ी फेयर कॉम्पेंसेशंस रखते, तो शायद इतना वापस डेंजरस वॉर हमें देखने को ही नहीं मिलता। बट नेवरदलेस ट्रीटी ऑफ वर्साई में क्या हुआ, जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट्स में जर्मनी को डिवाइड किया। मैप में देखेंगे किस तरह से, तो विजुअली आपको पता चलेगा। एक है जो लैंड रूट था पोलैंड में, और एक पोर्ट ऑफ डैनजिग। पोर्ट ऑफ डैनजिग जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पोर्ट ऑफ डैनजिग वाज गिवन अवे टू पोलैंड वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में। अब जर्मनी को लगा कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई मेरे पार्ट्स गए, जो इतने इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स और ट्रेड रूट्स है, वो मुझे वापस चाहिए पोलैंड से, ठीक है। तो ये लॉस्ट टेरिटरीज को गेन करने का जुनून जो था, दैट बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट रीजंस फॉर दिस पोलैंड इन्वेजन। सेकेंड रीजन है पोर्ट ऑफ डैनजिग इटसेल्फ। अब देखो मैप में देखते हैं कहाँ है पोर्ट ऑफ डैनजिग। देखो यहाँ पे है जर्मनी, यहाँ पे है पोलैंड। पोर्ट ऑफ डैनजिग इज हियर, यहाँ पे है, ठीक है। जर्मनी को चाहिए था ये, बेसिकली ये ईस्ट जर्मनी का पार्ट था।
अब यहाँ पे रहते भी जर्मन्स ही थे, तो हिटलर कुड कनेक्ट विद दीज पीपल जो यहाँ रहते थे, दे वर मेनली जर्मन स्पीकिंग पीपल, ठीक है। तो इनको चाहिए था कि ये मैं कैप्चर कर भी सकता हूँ क्योंकि ये वैसे भी जर्मनी बोलते हैं, मैं इनको अपनी भाषा में इतनी पावरफुल स्पीच दे दे के, प्रोपागेंडा यूज करके इनके मन में एक राष्ट्र प्रेम की भावना जगाऊंगा। जो एग्रेसिव नेशनलिज्म की हम बात करते हैं वो करा, तो ईजी भी हो जाता है पोर्ट ऑफ डैनजिग को कैप्चर करना, ठीक। अब आ जाते हैं हम, पोर्ट ऑफ डैनजिग हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, देखो पोलैंड जो है इट वाज अक्यूज्ड बाय हिटलर कि ये हमारे जो वहाँ के जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे है, तो पोलैंड जो है इस पे एट्रोसिटीज कर रहा है, यहीं पे ये पोलैंड तो यहाँ पे ये एट्रोसिटीज कर रहा है, जुल्म करा है हमारे लोगों पे, तो इसको तो मैं वापस लेके रहूंगा ताकि मैं हमारे लोगों को बचा सकूं। एक ये रीजन था। दूसरा, हिटलर क्या करता है, अब देखो यहाँ पे ये आ रही है जर्मनी, तो रशिया को बड़ी टेंशन होने लगी कि ये इस तरफ प्रोग्रेस क्यों कर रही है, तो रशिया के साथ एक पैक्ट साइन कर देते हैं हिटलर। कैसा पैक्ट, यहाँ पे देखो, इट इज द नॉन अग्रेशन पैक्ट। अब इसको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आगे हम वापस पढ़ेंगे, ठीक है। अब नॉन अग्रेशन यानी आप सेफ हो, आपके ऊपर हमला नहीं होगा रशिया, आप लोग हम आपकी कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो आप हमको जो हम पोलैंड पे जो हमला करें वो हमको करने दो, बिकॉज वी वांट आवर टेरिटरीज बैक, वी वांट पोर्ट ऑफ डैनजिग बैक, ठीक है। तो सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड को इन्वेड करते हैं। 1 सितंबर 1939 में क्या होता है, जर्मन की जो आर्मीज है वो पोलैंड में मार्च करती है, यानी पहली ही तारीख ये लोग चूज करते हैं फॉर दिस इन्वेशन, ठीक है। अब फाइनली फ्रांस और ब्रिटेन कुछ बोलते हैं, इनका अपीजमेंट यहाँ फाइनली इट इज द फाइनल नेल ऑन द हेड कि चलो अब हम नहीं ले सकते, और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं अल्टीमेटम दे देते हैं। अल्टीमेटम यानी फाइनल वार्निंग की तरह समझ लो, वरना तुम पे वॉर होंगे। जर्मनी क्या करते हैं, देखो इनको अब वो पावर हंग्री हो चुके हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, डिटरमाइंड अग्रेसर, जिसने मन बना लिया है कि अब मुझे नहीं सुननी है किसी की, बहुत जुल्म हो गए मेरे पे, मैं पुराना वाला जर्मनी रहा ही नहीं हूँ। सो व्हाट दे डू इज दे अटैक फ्रांस पे ही अटैक कर देते हैं। यहाँ पे पोलैंड पे किया, दूसरे ही दिन अटैक हो जाता है फ्रांस पे। 3 सितंबर को क्या होता है, 3 सितंबर को फ्रांस और ब्रिटेन मिलके, अब ये दोनों तो हमेशा से साथ में थे, फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों मिलके जर्मनी पे ही अटैक वापस कर देते हैं, ये रिटेलिएट करते हैं। देखो फर्स्ट एग्रेसर यहाँ पे जर्मनी ही था, इन्होंने फ्रांस पे अटैक किया, उसके बाद ये दोनों मिलके वापस जर्मनी पे अटैक कर। अब यहाँ पे क्योंकि मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी है, दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आई होप आपको अच्छे से सिंपल वर्ड्स में समझ में आ गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब समझ में आ गया, पॉइंट वाइज सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखो ये न्यूज आर्टिकल, अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में आपको इसी तरह से पूछते, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया ताकि देखा दिखाया होगा, फेमिलियर होगा तो आंसर कर पाओगे। जर्मन्स इन्वेड एंड बॉम्ब पोलैंड, ब्रिटेन मोबिलाइजेस मतलब वापस अपनी सेना इधर जर्मनी में भेजने के लिए तैयारी करने लगता है। दैट इज व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके बाद इवेंट्स पे इवेंट्स होते हैं, बैटल से बैटल्स होता है, बहुत खून खराबा होता है, जर्मनी इतना एग्रेसिव हो जाता है, धीरे धीरे छोटे कंट्रीज को वो टारगेट करता है, कॉन्कर करता है। इनकी एक बहुत ही स्पेशल मिलिट्री टैक्टिक थी, इतनी तेजी से ये किसी कंट्री में अटैक करता है बिल्कुल अनडिक्लेयर्ड तरीके से। अब ये सब आपके सिलेबस में है नहीं, मैं आपको सिर्फ इससे बताया था कि आप विजुअलाइज कर सको उस टाइम पे हिटलर किस तरह से अटैक कर रहे थे, किस तरह से अपनी पावर को बढ़ा रहे थे। तो इतनी तेजी से वो कंट्री में अटैक होता है टैंक्स के साथ, एयरफोर्स यूज करके, कि उस कंट्री जो छोटी कंट्रीज होती है उनको मतलब दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, और इसी वजह से वो क्या है, उनका इन्वेजन हो जाता है। इसी तरह से उन्होंने पोलैंड को इन्वेड किया था। अब आ जाते हैं हम हमारे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दो बहुत ही मेजर इवेंट्स जो हुए थे, जिसने पूरी वर्ल्ड की जो एक थिंकिंग थी टुवर्ड्स वेपनाइजेशन वो चेंज करके रख दी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, पूरा वॉर जब छिड़ गया, इतनी जगह जगह जंग हुई, उसके बाद एंड में रिजल्ट क्या आया, सबसे बड़ा रिजल्ट था डिफीट ऑफ द एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स ऑफ कोर्स मैंने आपको याद करने का तरीका बताया ही था, भूलना नहीं है, जिग एक्सिस, ठीक है, यानी जापान, इटली एंड जर्मनी, इनका डिफीट हुआ। अब एक एक करके समझते हैं कि डिफीट हुआ कैसे और ये कॉन्सिक्वेंसेज जो जर्मनी को झेलनी पड़ी थी वो आई कैसे, ठीक है। उसके पहले एक बार ये बता दूं, ये तो एक्सिस पावर थी, एलाइड पावर्स जो थी हमारी, एलाइड पावर्स, उनके मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी थी, देखो एक ग्रुप में ये ब्रिटेन और फ्रांस तो पता ही है, हमेशा से साथ साथ चल रहे हैं, यूएसए भी पता है, और यहाँ पे रशिया भी था।
ये थी अलाइड पावर्स मेजर, छोटी छोटी और भी कंट्रीज थी जैसे पोलैंड भी थी, लेकिन इसमें हम अलाइड पावर्स को इस तरह से आप याद रखना, ठीक है। तो इनकी जो है हार हो जाती है। अब ये होती कैसे है, हाउ डू दीज कंट्रीज मैनेज टू डिफीट द एक्सेस पावर्स। सबसे पहले हम देखेंगे जर्मनी में क्या हुआ था, जर्मनी में क्या हुआ था, ठीक है। यहाँ पे है जर्मनी, देखो यहाँ पे है जर्मनी। अब जर्मनी जब है पोलैंड को जब अटैक करता है तब क्या हमने देखा था, नॉन एग्रेशन पैक्ट है साइंड विथ रशिया, ठीक है। रशिया के साथ तो उन्होंने बोल दिया था कि हम आपको अटैक करने ही नहीं वाले, आप सेफ हो, हम तो बस पोलैंड की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो रशिया ने बोला चलो ठीक है। करता क्या है, जर्मनी बिकम्स ओवर एम्बिशियस, और ये सबसे बड़ी भूल थी जर्मनी की, जहां से उनका पूरा अल्टीमेट फॉल होता है। होता क्या है, 1942 में जर्मन की आर्मी पहुंच जाती है यहाँ पे स्टालिनग्राड करके एक जगह है रशिया में, उसको बैटल ऑफ स्टालिनग्राड बोलते हैं। अगेन दीज आर जस्ट इवेंट्स जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक स्टोरी की तरह समझना है कि जर्मनी को डिफीट हुआ कैसे था। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार हिटलर और मुसोलिनी इतनी बड़ी बड़ी पावर थी, इनका फॉल हुआ कैसे अल्टीमेटली, क्या गलती करते हैं। हर पावरफुल इंसान कोई ना कोई छोटी सी गलती कर देता है, दैट लीड्स टू हिज अल्टीमेट डाउनफॉल। चलो, जर्मनी यहाँ पे 1942 पे रशिया पे अटैक करता है। अब होता क्या है, गलती कहाँ कर दी और क्यों गलती कहते हैं इसको, देखो यहाँ पे जो है जर्मन आर्मी तो बहुत पावरफुल थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रशिया आप देख रहे हो कितना बड़ा है। उस टाइम पे विंटर सीजन चलता है, विंटर सीजन में क्या होता है, रशिया जो है उसकी आर्मी को तो आदत है, अब आप कोई गर्मी वाली सिटी में रह रहे हो, जैसे अहमदाबाद में रह रहे हो, बहुत गर्मी पड़ती है, अहमदाबाद के लोगों को उसकी आदत हो जाती है, दे कैन मैनेज, वो उस किसी भी तरह से एडजस्ट करते हैं, एसी रखेंगे अपने घर में। लेकिन मान लीजिए बैंगलोर जैसी सिटी है, बैंगलोर जैसी सिटी को हीट की आदत ही नहीं है, हालांकि इस साल तो काफी गर्मी हुई थी, लेकिन आदत नहीं थी, तो लोगों के घरों में एसी नहीं थे, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। यही चीज होती है यहाँ पे, रशिया में ठंड पड़ती, रशियन सोल्जर्स तो प्रिपेयर्ड है, उनमें एक जोश भी होता है अपनी कंट्री को डिफेंड करने का, लेकिन जर्मन सोल्जर्स के पास इतनी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी उस ठंड को झेलने के लिए, जो बाइटिंग कोल्ड थी उसको झेलने के लिए। वो होते हैं भूखमरी से ही वो कमजोर होने लगते हैं, उनके पास इतना जुनून भी नहीं बचता है जितना रशियंस के पास होता है। यहीं पे क्या होता है कि यहाँ पे इनकी जो कंट्री है, यहाँ पे यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे जब जर्मन आर्मी पहुंच चुकी होती है, धीरे 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 क्योंकि वो वीकन हो जाती है इस ठंड की वजह से, रशिया जो है इन पे हावी हो जाता है, तो फिर रशिया वापस इनको पीछे भेजने लगता है कि भाई पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, ठीक है। ये होता है, और दूसरी तरफ से क्या हो रहा होता है, यहाँ से ब्रिटेन और फ्रांस इस पर अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंट्री है, तो यहाँ ईस्टर्न फ्रंट से आ जाता है रशिया, पोलैंड तो वैसे ही अगेंस्ट में था, तो रशिया यहाँ से रूट पकड़ लेता है, यहाँ से आ रहा है रशिया, यहाँ से आ रहा है ब्रिटेन और फ्रांस। 7 मई 1945 बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, याद करने की जरूरत है, 1945 भी याद रखोगे चलेगा, में याद रह जाए सोने पे सुहागा। बेसिकली इस डेट पे होता है जर्मनी आर्मी जो होती है वो सरेंडर कर जाती है अनकंडीशनली, उनको पता होता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, दोनों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया है, ठीक है। तो ये गलती यहाँ पे रशिया को अटैक करके ही करते बेसिकली। अब यहाँ ये सरेंडर करने से कुछ ही दिन पहले हिटलर को पता तो चल ही जाता है कि अब बहुत मतलब उनके लास्ट फ्यू डेज रह गए हैं, तो वो खुद ही क्या करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। इस टाइम पे भी हिटलर का मतलब वो होता है, वो डेथ नोट में भी हमने लिख के जाते हैं कि मेरी बॉडी किसी के पास पहुंचनी नहीं चाहिए, पेट्रोल वेट्रोल छिड़क देना, जला देना। उसका जो बंकर होता है, अब ये अगेन बिकॉज हिस्ट्री इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो इंटरेस्टिंग, हिटलर का जो बंकर होता है ना, क्योंकि ये अब देखो ये कौन है पता है, विंस्टन चर्चिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे जो इंग्लैंड है ना, इनके प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, बहुत ही फेमस नाम है, सुना ही होगा। ये जो है इन्होंने इतनी पावरफुल स्पीच दी थी अपने ब्रिटेन सोल्जर्स जो थे उनके ब्रिटिश के, वो उनके अंदर जोश जगाने के लिए, इनकी स्पीच से ही ब्रिटेन सरेंडर नहीं करता है और यहाँ पे आके फाइट करता है, ठीक है। तो यहाँ ये ब्रिटेन, ये जो विंस्टन चर्चिल है बेसिकली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वो हिटलर, ये जो कुर्सी देख रहे हो ये हिटलर की कुर्सी है, ये उनके बंकर के बाहर बैठे हैं, और आफ्टर हिटलर सुसाइड ही विजिट्स दिस बंकर अलोंग विद हिज आर्मी मैन एंड ही इज सिटिंग। तो ये बहुत ही एक सिंबलिक चीज है कि वी वन ओवर यू, राइट। तो अल्टीमेटली यस द एलाइड पावर्स वन। अब आ जाते हैं हम वापस की जर्मनी, जब ये सब तो हो गया, हमने कैसे देखा कि इनकी हार तो हुई है। जर्मनी के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज आफ्टर द डेथ ऑफ हिटलर एंड व्हेन जर्मन आर्मी सरेंडर्स, राइट। हमने देखा मई 1945 में वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, एक सेकेंड, देखो ये हो गया वेस्ट जर्मनी, ये हो गया ईस्ट जर्मनी।
ईस्ट जर्मनी यहाँ पे रशिया का कम्युनिज्म आ जाता है, वेस्ट जर्मनी में कैपिटलिज्म आ जाता है। इसी तरह से ये रूल होता है, ठीक है। देखो वेस्ट जर्मनी जो है एडमिनिस्टर्ड बाय ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए, जो कि मेजर एलाइड पावर्स थी। एंड कैपिटल जो है वो बॉन में होता है, इनका अलग कैपिटल बनाते हैं। यहाँ पे कैपिटलिज्म फॉलो होता है, जिसको मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगी एंड में। ईस्ट जर्मनी जो है वो होता है ऑक्यूपाइड बाय सोवियत यूनियन यानी रशिया, और ईस्ट बर्लिन में इसका कैपिटल बनाते हैं। यहाँ पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, सोशलिज्म भी आपको बाद में समझाने। अब जापान का क्या होता है, जर्मनी का तो हमने एंड देख लिया, जापान के साथ और इटली के साथ क्या होता है। इटली के साथ तो बेसिकली मैं आपको अभी बता देती हूँ, मुसोलिनी जो है उनके अपने ही लोगों ने उनको हटाने की प्लानिंग कर ली थी और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था फाइनली, ठीक है। तो इटली का तो एंड मुसोलिनी के एंड से ही आ गया था, एंड ऑफ कोर्स मिलिटरीली भी उनको कैप्चर कर दिया गया था। जापान के साथ क्या हो रहा है, एंड इसी से पता चलता है कि यूएसए जो है वो बहुत एंड में आया था वर्ल्ड वॉर 2 के, ठीक है, बहुत ही एंड में आया था। और कैसे आया था ये देखो, ये है यूएस का पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर क्या है, यहाँ पे एक नेवल यहाँ पे बेस था इनका। यहाँ पे इनके एयरक्राफ्ट्स का भी एक एयरफील्ड बना रखी थी, जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स, इनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पे रहते थे। जापान ने क्या किया, इनको कमजोर करने के लिए कि ताकि अमेरिका जो है वो अटैक ना करे। अब देखो यहाँ पे वापस एक स्टोरी है, फार ईस्ट में जापान को अपना पावर चाहिए था, ठीक है। फार ईस्ट में अमेरिका की भी कॉलोनीज थी, कुछ कुछ आइलैंड्स में अमेरिका का भी पावर था। उसने क्या किया, जापान ने उन कॉलोनीज को कैप्चर कर दिया। अब पता तो था कि अमेरिका जवाब देगा। जापान ने क्या सोचा, बिल्कुल बचकानी हरकत कि यहाँ पे मैं अमेरिका की ही चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, फिर अटैक किससे करेगा। तो इनकी जहाँ पे मिलिट्री की मेजर जो वेपनरी रहती थी, जहाँ पे एयरफील्ड्स भी थी, वहीं पे जापान ने एरियल अटैक कर दिया, बिल्कुल अनडिक्लेयर्ड। मतलब अमेरिका वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, इस तरह से ये बचकानी हरकत कर दी। अब इस अटैक की वजह से 3000 प्लस, इनफैक्ट 3500 प्लस इनके जो सोल्जर्स थे, सिविलियंस थे, ये भी मारे गए इस अटैक में, पर्ल हार्बर के अटैक में, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अमेरिका जो है इसी तरह से ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर जाता है। अभी तक कुछ कर ही नहीं रहा था, इसका रोल नहीं था, वो मैंने भी आपको पहले बताया कि लीग ऑफ नेशंस का पार्ट भी नहीं था और वर्ल्ड वॉर में भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना था उसको, वैसे भी उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही थी, दे वर फोकसिंग ऑन दैट। लेकिन जापान ने इस तरह की हरकत करी थी और यूएसए इसमें बहुत नाराज हुआ, दे एंटर वर्ल्ड वॉर 2। एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, वो धीरे धीरे क्या है, इनकी जो टेरिटरीज थी फार ईस्ट में, अब वर्ल्ड मैप में तो दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे जापान है, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है। वापस अमेरिका ने जापान को यहाँ से हटाया, यहाँ पे अटैक कर दिया और वापस उनकी जो पावर थी वो रिकैप्चर कर ली, ठीक है। तो इस तरह से ये एंटर यहाँ पे फार ईस्ट में ये दोनों आपस में भिड़ रहे थे। अब अमेरिका वार्निंग पे वार्निंग दिया जाता है कि भाई, मतलब कभी जापान क्या करता, इनकी जो शिप्स होती है उस पर अटैक कर देता, कभी कुछ करे कभी कुछ। तो अमेरिका फाइनल वार्निंग्स दे रहा था कि बस बहुत हो गया। जापान के जो एम्परर थे वो बहुत ही इस तरह से पावरफुल अपनी स्पीचेस दे दे के लोगों को भड़का रहे थे, उनके खुद ही के लोगों को, कि हम अटैक करेंगे, पावर हंग्री हो गए थे वो भी, वो सुन ही नहीं रहे थे। तो अमेरिका जो है वार्निंग्स पर वार्निंग्स देता जाता है जापान को। फाइनली वो ये भी बोलता है, इन नॉट डायरेक्ट टर्म्स, लेकिन ये बोला जाता है दैट वी विल डू समथिंग जो आपकी कंट्री के शहरों को बर्बाद कर देगा। जापान इसको भी हल्के में ले लेता है, दे स्टिल डोंट लिसन। एंड व्हाट हैपेंस फाइनली, August 6, 1945, अमेरिका ड्रॉप्स अ न्यूक्लियर मिसाइल ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। फिर भी जापान नहीं सुनता है, इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, पूरा की पूरा शहर ही मतलब एक टाइम पे ऐसा लगता है खत्म हो गया है, इतना ग्राउंड टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस तरह का ये पहले देखा ना गया हो, इस तरह का अटैक होता है, ना डिस्ट्रक्शन होता है, हम इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज देखता है जापान। उसके बाद भी दे वर सो ब्रेन वॉश्ड दैट दे स्टिल डिड नॉट लिसन। तो 3 दिन बाद August 9, 1945 को अमेरिका ड्रॉप्स अनदर न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी इन जापान। और फिर जापान फाइनली अनकंडीशनली सरेंडर कर जाता है। एंड इट टेक्स दिस लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन टू फाइनली ब्रिंग एन एंड टू दीज 3 पावर हंग्री कंट्रीज विच आर दी एक्सिस पावर्स। जापान में होता क्या है, ये इस तरह से ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का पार्टीशन जिस तरह से होता है वैसे नहीं होता, लेकिन इनकी मिलिट्री पावर जो है वो बिल्कुल रिड्यूस कर दी गई होती है। जिस तरह से ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी के साथ हुआ है, वैसे ही इनकी आर्मी के भी ऊपर कंट्रोल आया जाता है। एंड अमेरिका ने 1942 में तो ऑक्यूपाई कर रखा था जापान को, आप सोचो, बिल्कुल ही कैप्चर ही कर रखा था। उसके बाद धीरे धीरे 1952 के बाद
जापानीज गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा धीरे धीरे फेज आउट करते हैं एंड जो टेरिटरीज थी जो जापान ने सीज करी थी पैसिफिक ओशन में वो वापस लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एलाइड पावर्स की जीत होती है, तो वो अपनी वापस जो टेरिटरीज इन तीनों देशों ने जो कैप्चर करी थी वो वापस अपनी जो स्टेटस क्वो होता है वो मेंटेन हो जाता है। चलो ठीक है, अब सेकंड हम कॉन्सिक्वेंस पे आते हैं विच इज द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में बनी थी लीग ऑफ नेशंस, उसका लोगो याद रखना। अब देखो इसका लोगो और उसका लोगो से कंफ्यूज मत हो जाना, ये है यूनाइटेड नेशंस का लोगो। ऑफ कोर्स इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं, वन शॉट में ही पढ़ेंगे। तो अब यूनाइटेड नेशंस के बारे में ब्रीफली अगर आपको लिखना है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या लिखोगे? इट वॉज फॉर्म्ड इन अक्टूबर 1945। जिस तरह से लीग ऑफ नेशंस का मोटो था उसी तरह से ये भी है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट एनी फ्यूचर अकरेंस ऑफ वॉर्स। ठीक है, ये तो है ही है, ये इसका मेन है एजेंडा। उसके बाद क्या होता है, कौन बनाते हैं? जैसे लीग ऑफ नेशंस में बिग 4 पढ़े थे, यहाँ पे बिग 3 है। बिग 3 कौन कौन से हैं? रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ऑफ ब्रिटेन एंड स्टालिन ऑफ सोवियत यूनियन। ये तीनों मिलते हैं, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रिपेयर करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स लाते हैं हर कंट्री का पार्टिसिपेशन के लिए, और एस्टैब्लिशमेंट होता है इन सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, इस तरह से यूनाइटेड नेशंस का आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, क्योंकि उसके बाद डिटेल में तो पढ़ना ही है। अब ये देखो तीनों कौन कौन है, जस्ट विजुअल एक इंटरेस्ट के लिए, ये कौन है? विंस्टन चर्चिल, दिस इज फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एंड दिस इज स्टालिन। ठीक है, तो ये तीनों जो बिग 3 है ये मिलते हैं। इनफैक्ट ये उसी टाइम का है जब ये मिले थे टू स्टार्ट आउट द यूनाइटेड नेशंस। अब आ जाते हैं हमारे फाइनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच इज द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या होता है? देखो इसका नाम से ही समझ जाओ। हीटेड वॉर क्या होता है? जहाँ पे हाथापाई होती है, एक्चुअल मिलिट्री पावर यूज होती है, जंग छिड़ जाती है। ठीक है, ये जंग थी ठंडी वाली, कोल्ड वॉर। कोल्ड लुक जब हम किसी को देते हैं तो क्या होता है? हम मार नहीं होते, लेकिन हम आंखों से उसको डरा रहे होते हैं। इट इज इनडायरेक्ट, दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग बिटवीन यूएस एंड रशिया और सोवियत यूनियन। ठीक है, ये दोनों नाम इंटरचेंजली भी यूज होते हैं, लेकिन आप जब कोल्ड वॉर की बात करेंगे तो आप सोवियत यूनियन ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इनके बीच में वर्ल्ड वॉर 2 तो ये साथ में मिलके लड़े थे, दे वर फ्रेंड्स बिकॉज वो अलाइड पावर्स में थे। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि इन दोनों में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, दैट इज बिकॉज इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस मतलब मतभेद होना, हमारे विचार नहीं मिल रहे, ये वाली चीज है। अगर कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा था यूएस, तो सोशलिज्म या कम्युनिज्म एक्चुअली फॉलो कर रहा था सोवियत यूनियन। ठीक है, ये इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। अब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का मतलब जान लेते हैं। कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, कैपिटलिज्म इज पूंजीवाद, हिंदी में इनके मतलब ये होते हैं। ठीक है, साम्यवाद मतलब सेम। ठीक है, इसी से मैंने आपको पहले भी समझाया, इस तरह से याद रहेगा आपको कि सेम यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का। अगर मैं कम काम भी कर रही हूँ, कोई इंसान बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ओवर वर्क कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, नाइट शिफ्ट लगा रहा है, लेकिन उसको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे अगर उस कंट्री में कम्युनिज्म है। बिकॉज कम्युनिज्म बिलीव्स कि जो जितना काम कर रहा है समान काम होगा और उसको समान पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंसेंटिव नहीं है ज्यादा काम करने का, इंसेंटिव नहीं है ज्यादा पैसे लगाने का और प्रॉफिट लेने का, यहाँ पे वो मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन कैपिटलिज्म में ये मैकेनिज्म है। कैपिटलिज्म बिलीव करता है फ्री मार्केट में। फ्री मार्केट क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? इक्वली कर कौन रहा है? गवर्नमेंट करी, उन्होंने सारे अपने हाथ में ले रखा रिसोर्सेज। जैसे अगर लैंड को मान लो तो मैं इतना लैंड आपको दूंगी, इतना लैंड आपको दूंगी, इस तरह से करूंगी। कम्युनिज्म में, कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता, नोबडी ओन्स, स्टेट ऑल्सो डज नॉट ओन, ये डिसाइड होता है फ्री मार्केट की तरफ से। फ्री मार्केट क्या होता है? मान लीजिए मुझे चाहिए 2 पेंसिल, कोई बना रहा है 1 पेंसिल, क्योंकि उस 1 पेंसिल की कीमत अब ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस उस वजह से वो 1 पेंसिल की ज्यादा लगा देगा। ये इकोनॉमिक की टर्म है, ऑफ कोर्स आपको इतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये फ्री मार्केट कैसे डिसाइड होता है। वो 1 पेंसिल की कीमत बढ़ा भी सकता है इन कैपिटलिज्म, वो 1 पेंसिल की कीमत कुछ नहीं बढ़ा सकता, स्टेट डिसाइड करेगा, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इन कम्युनिज्म यही फर्क है, इसलिए उस इंसान को प्रॉफिट होगा कैपिटलिज्म में। सो कैपिटलिज्म में प्रॉफिट जो है वो एक इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज के काम में स्टार्ट करने का
लेकिन यहाँ कम्युनिज्म में वो नहीं होता है। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंसेस है आइडियोलॉजी इन दोनों की आइडियोलॉजीज में, और इसी वजह से क्या होता है, ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब देखो दोनों ही कंट्रीज दे डू नॉट इंडल्ज इन एन एक्चुअल फाइट, कोई एक्चुअल फाइट नहीं होती, लेकिन पॉलिटिकली टेंशंस बहुत बढ़ जाते हैं। पॉलिटिकल टेंशन मतलब बोलेगा तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ, कोई कंट्री कहेगी कि तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ, ये दोनों ही अपने ग्रुपिज्म स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, यही चल रहा था। दूसरा था कि इनकी पॉलिसीज जो है वो दे यूजिंग टू वीकन द अदर कंट्री, तो यही प्रॉब्लम हो रही थी इन दोनों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस से। क्या हो रहा था, एक दूसरे के बीच में इस तरह से इकोनॉमिक कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। एंड दिस पीरियड, अब ये याद रखना है आपको, इसी तरह से आप कोल्ड वॉर का डेफिनेशन याद रख सकते हो, ठीक है। पीरियड ऑफ अनईजी टेंशन, यानी एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है, पता तो है कि ये हो रहा है, कोई जंग डायरेक्टली कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन पीठ पीछे जाके कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये जरूर पता है कि हाँ ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स हो रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है, चाल चल रहा है कोई, ये चीज होती है। एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हॉस्टाइल रिलेशंस यानी बिल्कुल अनफ्रेंडली रिलेशंस, ठीक है, बिटवीन राइवल्स विदाउट एनी आर्म्ड स्ट्रगल। देखो आर्म्ड स्ट्रगल यानी हथियार वाले जो है उस तरह की वॉर्स नहीं होते, लेकिन अनईजीनेस होती है, पता है कि यहाँ पे चाल चल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसी को हम कहते हैं कोल्ड वॉर। ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसलिए हम इसको एक कॉन्सिक्वेंस में यूज करते हैं। अब इससे होता क्या है, सारी कंट्रीज जो है ये अलायंसेज, यानी मैंने आपको कहा ग्रुपिज्म फॉर्म होता है, अलायंसेज फॉर्म होती है, और ये स्टार्ट करते हैं वेपन्स रेस, यानी वापस एक आर्म्स रेस शुरू हो जाती है। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन्स। अब अमेरिका ने एक बार चला दिया, सब कंट्रीज को डर था कि कहीं हम पे ना हो जाए, हमको रिटालिएशन करने के लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, सब लोग न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में लग जाते हैं। दूसरा इकोनॉमिक वॉरफेयर स्टार्ट होता है, प्रोपेगेंडा स्टार्ट होता है, प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट होता है। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है, अगर आपको प्रॉक्सी पता है तो ये आपको मीनिंग से समझ लेना है। कोई भी टीचर एब्सेंट होती है तो दूसरी टीचर उसके प्रॉक्सी बनने आ जाती है, ठीक है, प्रॉक्सी क्लास लेने आते हैं। वो होता क्या है कि अगर मान लीजिए अभी इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, तो एक्चुअल जो कॉन्फ्लिक्ट है पीछे से बैकअप किसी और स्ट्रॉन्ग सुपर पावर का आ सकता है, इसी को कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, कि एक्चुअल में सुपर पावर्स नहीं लड़ रही, लेकिन छोटी छोटी कंट्रीज को भिड़ा के यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कोल्ड वॉर का ये कॉन्सिक्वेंस भी हो रहा था कि प्रॉक्सी वॉर्स छिड़ रहे हैं, वेपन्स रेस चल रही है। तो यूएस और रशिया एक्चुअल वॉर नहीं लड़ते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट टेंशंस इनके बीच में चलती है बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। अब नेक्स्ट आप समझ लो कि हम जो ग्रुपिज्म समझे हैं, तो ग्रुप्स फॉर्म क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक या कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और दूसरा है कम्युनिस्ट ब्लॉक। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, डेमोक्रेटिक ब्लॉक जो है वो यूएस लीड करेगा, उसमें कंट्रीज कौन सी आएगी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, पाकिस्तान एंड टर्की। इसको याद करने का निमोनिक मैं आपको बताऊंगी। इट वाज आल्सो नोन एज अ वेस्टर्न ब्लॉक, क्योंकि वेस्ट की कंट्रीज थी, ठीक है। कंट्रीज इन दिस बिलीव्ड इन लिबरल डेमोक्रेसी। अब कैपिटलिज्म में ना ज्यादातर ये देखा जाता है कि दे आल्सो फॉलो लिबरल डेमोक्रेसीज। इसका मतलब कि हम इंडिविजुअल के राइट्स को पूरी रिस्पेक्ट देंगे, चॉइसेस को रिस्पेक्ट देंगे, और यही डिक्टेट करेगी हमारी कंट्री की पूरी पॉलिसीज, इंडिविजुअल राइट्स और उनकी चॉइसेस, ठीक है। और ये ब्लॉक ऑब्वियसली ये जो आइडियोलॉजी थी इसको अपोज करता है, यानी कम्युनिज्म को पूरा अपोज करते थे ये मिलके। Of course, now communist bloc was led by USSR, Soviet Union, and it was also known as the Eastern Bloc. ये वेस्ट था, ये ईस्ट था, ठीक है, या फिर सोवियत ब्लॉक, बिकॉज सोवियत यूनियन वाज लीडिंग इट। अब यहाँ पे क्या होता है, दे क्रिटिसाइज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे ये सोच कम्युनिस्ट इकोनॉमी को क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ पे ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आप यहाँ पे ना ऐसे कर भी सकते हो, डिफरेंस वाला बना के, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये मानते हैं कैपिटलिज्म जो है वो अमीर जो लोग हैं, रिच क्लास, अफ्लुएंट क्लास, बिजनेस क्लास, उन्हीं को फेवर करने की एक आइडियोलॉजी है। ये जो पुअर क्लास है, वर्किंग क्लास है, जो फैक्ट्री के वर्कर्स है उस टाइम पे, उनको फेवर करने के लिए नहीं है, इनको एक्सप्लॉइट करेंगे ये लोग अपने प्रॉफिट के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कैपिटलिज्म वाज बेस्ड ऑन प्रॉफिट मोटिव, और इनका ये नहीं था, ये तो इक्विटेबली रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में मानते थे। तो कम्युनिस्ट कहते थे, इसी तरह से बिटर क्रिटिसिज्म होता था कि ये लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं पुअर पीपल को, दिस इज नॉट द आइडियोलॉजी टू फॉलो। तो कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करेंगे तो ऑफ कोर्स जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे, बिकॉज लाइक आई सेड कैपिटलिज्म वाज फॉलोइंग लिबरल डेमोक्रेसीज, यहाँ पे इस चीज को वो अपोज करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने कंट्रीज पढ़ी ये इसकी कंट्रीज क्या क्या थी, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया एंड अल्बानिया। ठीक है, यहाँ पे अल्बानिया दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कंट्रीज, इनका जो ये कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी है अगेंस्ट कैपिटलिज्म, यहाँ पे ये लीडर है, ये कंट्रीज है, दे वर ऑफ कोर्स अपोजिंग कम्युनिज्म, एंड इनकी जो लिबरल डेमोक्रेसी या फ्री राइट्स को रिस्पेक्ट करने की जो एक मोटिव था, प्रॉफिट मोटिव था, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया ऑल अबाउट कोल्ड वॉर। इसी से हमारा चैप्टर भी एंड हो जाता है। देखते हैं, कोई डायरेक्ट वॉर्स उसके बाद कोई वर्ल्ड वॉर आया नहीं था। अगर आप सोच रहे ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है उससे थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, तो बेटा आपका एग्जाम फिर भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये ख्याली पुलाव अगर कोई बना रहा है वहाँ पे बैठ के तो प्लीज़ बंद कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, अपने आप को टेस्ट करेंगे। अब ये मैंने डायरेक्टली आपके कॉम्पिटेंसी आइटम बैंक से उठाया क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने वो आइटम बैंक खोल के देखा ही नहीं है। एग्जाम में पूछिए तो क्या करोगे, सो विल प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन है, नाउ आई विल जस्ट मूव आउट ऑफ द स्क्रीन। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर चाहिए मुझे। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनके भी आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दो, एंड जो जो भी सही देगा फटाफट से देगा। पहले कुछ कमेंट्स होंगे उनको आई विल गिव अ हार्ट। चलो पढ़ो और आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका भी आंसर कमेंट्स में दीजिए। पॉज करो और आंसर देना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन MCQ फ्रॉम योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आइटम बैंक, एंड ये है 2 मार्कर क्वेश्चन। लीग ऑफ नेशंस फेल्ड इन प्रिवेंटिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, गिव 2 रीजंस। अब मैं आपको हमेशा एक पॉइंट बोलती हूँ, फॉरएवर यू हैव टू रिमेंबर दिस टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, कि जब भी 2 पॉइंट्स पूछते हैं क्वेश्चन में आपको 3 लिख के आने हैं। 5 पॉइंट्स पूछे हैं 6 पॉइंट्स लिखे हैं, एक हमेशा एक्स्ट्रा लिख के आना, वैसे भी होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दूसरा है, अब ये लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ लो और इसका भी आंसर कॉमेंट में दे देना। ऑल राइट, तो आई होप आपने क्वेश्चंस के आंसर्स रिप्लाईज में दे दिए हैं, कमेंट्स में दे दिए हैं। जिसने सारे सही जवाब दिए होंगे उसका अप्रूवल मैं कैसे करूंगी, आई विल गिव इट अ हार्ट। तो आप समझ लेना कि ये परीक्षा मैम ऐसे आंसर्स एक्सपेक्ट कर रही है, अप्रूव कर रही है। उसके अलावा मैं आपको अपने नेक्स्ट 1 शॉट में मिलूंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, तो इसको थम्स अप दे देना। क्यों देना, क्योंकि मुझे इसके पैसे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन ये वीडियो आपके क्लासमेट्स, आपके और भी जो पीयर्स हैं उन तक पहुंचेगा, एंड दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ फ्री एजुकेशन। ठीक है, all right, I'll see you in my next video. Till then, keep learning, be kind. Thank you.